साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आइज कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है भारत में काला जादू और अंधविश्वास सुपरजिशन की समझ के संबंध में। तो देखिए, हाल ही में केरला में अनुष्ठानिक मानव बलि के तहत 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से यह चर्चा में आया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की जो 2021 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार मानव बलि से 6 लोगों की हत्या का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त जादू टोने से 68 लोगों की हत्याएं दर्ज की गई थी। अंधविश्वास एक प्रकार की मान्यता या व्यवहार करने का तरीका है। यह किसी अज्ञात भय और जादू या भाग्य में विश्वास पर आधारित होता है। काला जादू एक प्रकार का जादू है। इसके तहत बुरी शक्तियों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अंधविश्वास के कारण क्या है? तो देखिए, कई सारे रीजन, जैसे कि सांस्कृतिक मान्यताएं और धार्मिक प्रथाएं। दूसरा है अवैज्ञानिक और तर्कहीन प्रथाएं, जैसे कि झाड़ फूक से इलाज, नीम हकीम तथा चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में गलत जानकारी भी जिम्मेदार है। तथा तीसरा है पितृसत्तात्मक प्रथाएं, महिलाओं को भूमि और संपत्ति से वंचित करने के प्रयास आदि अन्य कारणों से। तथा इसके अतिरिक्त महिलाओं द्वारा शारीरिक संबंधों से मना करने पर उनके विरुद्ध भी जादू टोने आदि का प्रयोग किया जाता है। अंधविश्वास से निपटने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि ऐसे सभी मामलों पर त्वरित सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है सूचना अभियानों के माध्यम से अर्थात जागरूकता के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सार्थक सुधारों की जरूरत है। इस तरह की कुप्रथाओं से जुड़े जो मिथक हैं, उन मिथकों को दूर करने के लिए समुदायों के, विभिन्न समुदायों के जो प्रमुख हैं या धार्मिक नेता हैं, उनकी मदद ली जानी चाहिए। यदि हम बात करें कि भारत में अंधविश्वास से निपटने के लिए कानूनी ढांचा क्या है, तो देखिए, वर्तमान में अंधविश्वास, काला जादू या मानव बलि से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून मौजूद नहीं है। हालांकि राज्य स्तर पर कानून बनाए गए, जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिहार का डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं ऐसी घटनाओं को दंडित करने का प्रावधान करती हैं। ये धाराएं हैं धारा 302 हत्या के लिए दंड के तहत, यह मानव बलि का भी संज्ञान लेती है। धारा 295 ए इसके अंतर्गत जानबूझकर और दुर्भावना से किए गए ऐसे कार्यों को दंडित या निषिद्ध किया गया है जिनका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को हानि पहुंचाना है। औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 के प्रावधानों का उद्देश्य अंधविश्वास संबंधी गतिविधियों के हानि पहुंचाने वाले प्रभाव से निपटना है। अब आगे बात करते हैं। भारत का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है अभी कुछ समय पहले। या जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही घोषित किया गया है। तो देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में, कहां पर? दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। यह रिजर्व 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित होगा। इस क्षेत्र में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है? इस जो हाथी रिजर्व है, इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तराई हाथी रिजर्व में 4 वन प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कई सारी प्रजाति, पर जो बड़ी जो 4 वन प्रजातियां वो हैं आपकी बाघ, एशियाई हाथी, दलदली हिरण और एक सींग वाले गैंडे। इनको यहाँ पर, ये जो 4 वन प्रजातियां, इनको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए, हाथी रिजर्व के बारे में बात करें तो सरकार ने हाथी रिजर्व को एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में घोषित किया। इसके तहत हाथियों और उनके आवागमन वाले विशाल भूभागों का सीमांकन किया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत अधिसूचित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था। हाल ही में अधिसूचित किए गए 2 हाथी रिजर्व में लेमेरू, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और तमिलनाडु का अगस्ता मलाई शामिल है। देश के सभी 33 हाथी रिजर्व लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल को कवर करते हैं। तो लेटेस्ट अभी 3 ऐड किए गए हैं। एक की तो अभी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, इसके पहले जो है छत्तीसगढ़ का लेमेरू है और तमिलनाडु का अगस्ता मलाई, याद रखिएगा इसको। तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व हैं। यहाँ पे 5 हाथी रिजर्व, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक हाथी रिजर्व कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु और असम में 5। इसके बाद केरला का नंबर आता है जहाँ पे 4 हाथी रिजर्व हैं, और फिर उड़ीसा का नंबर आता है 3 हाथी रिजर्व है यहाँ पर।
हाथियों के लिए खतरा क्या है? देखिए, मानव हाथी संघर्ष ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, पर्यावास जो इनका हैबिटेट है उनकी हानि और पर्यावासों का या हैबिटेट का बिखरा हुआ होना। इसके अतिरिक्त अवैध शिकार, कम आबादी और अलगाव के परिणामस्वरूप आनुवंशिक व्यवहार्यता की क्षति इत्यादि भी इनके लिए खतरे के तौर पर देखे जाते हैं। भारतीय हाथी की बात करें तो भारतीय हाथी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस है। इसको भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो आयुषियन में स्थित है वो क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के तहत आता है। वर्ष 2017 में की गई अंतिम गणना के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 29,964 है। 29,964 है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। देखिए, यदि हाथी रिजर्व की बात करेंगे तो सबसे अधिक कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु और असम में है, 5 है तमिलनाडु और असम में। जबकि सबसे अधिक हाथियों की संख्या की बात करेंगे तो वो कर्नाटक में है और फिर आपका दूसरे नंबर पे केरला आता है, असम आता है, फिर केरला आता है तीसरे नंबर पे। हाथियों की सुरक्षा के लिए कई सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट। इस कार्यक्रम के तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग माइक के नाम से जानते हैं। तो इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एशिया और अफ्रीका, कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC समूह अगले महीने मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू कर सकता है। देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें तो ध्यान रखिएगा, खाड़ी सहयोग परिषद जो है 6 देशों का एक समूह है या संघ है। ये 6 देश आप मैप में देख करके उसको याद जरूर रखिएगा। तो 6 देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये आप मैप में यहाँ देखेंगे, ये आपका गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरबिया है, UAE संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है और कतर है, ठीक है। इसके इधर साइड में देखेंगे यहाँ पे ये ईरान है, पर ईरान जो है वो भी गल्फ से सटा हुआ है, परंतु वो गल्फ जो समूह है या खाड़ी सहयोग परिषद जो है इसका सदस्य नहीं है। तो इसके सदस्य 6 हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, बहरीन, ठीक है, बहरीन और कतर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। इसका मूल उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच, जो ये 6 सदस्य हैं, सदस्य देशों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध को बढ़ावा देना है। भारत मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। तो बाकी बचे 5। तो ये पूरे संगठन के साथ जो है भारत FTA पे हस्ताक्षर कर सकता है, समझौता कर सकता है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के संबंधों की बात करें तो खाड़ी देशों के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं। तब भारतीय नाविक, व्यापारी, बुद्धिजीवी आदि हिंद महासागर की यात्रा किया करते थे। व्यापार और निवेश के तौर पर देखें तो द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020-21 के 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ करके 2021-22 में एक साल में ही ये बढ़ करके 154.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 87.4 से 154.73 हो गया। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने वर्ष 2004 में आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा विकसित करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तेल और गैस आयात के मामले में बात करें तो भारत के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल के आयात के लिए प्रमुख सोर्स हैं। प्रवासी समुदायों की बात करें तो खाड़ी सहयोग परिषद में के देशों में लगभग 6.5 मिलियन भारतीय यहाँ पर रहते हैं। करीब 65 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। भारत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद की महत्व की बात करें तो देखिए, यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए यह संगठन बहुत अधिक महत्व रखता है। यह भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। UAE इस समूह के देश भारत में विप्रेषण, रेमिटेंस के सतत स्रोत हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रवासी रहते हैं भारत के और वो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए इनका सहयोग जरूरी है। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने गुजरात के बड़ोदरा में, कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा में C-295 परिवहन विमान
निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा में रखी गई है। C-295 विमान का उपयोग जो है भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। टाटा एयरबस कंसोर्टियम इसका निर्माण कर रहा है। तो ध्यान रखिए कौन निर्माण कर रहा है, और यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण एक निजी कंपनी द्वारा कर रही है, और यह भी पहली बार है कि C-295 विमान यूरोप के बाहर निर्मित किए जाएंगे। ये वायुसेना के इस्तेमाल के लिए होते हैं, ये सिविलियन पर्पस से इसका इस्तेमाल नहीं होता है। C-295 विमान के बारे में बात करें तो यह 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है। इसका इस्तेमाल त्वरित कार्रवाई तथा सैनिकों और कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए किया जा सकता है। यह भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। इन विमानों को 1960 के दशक की शुरुआत में वायुसेना में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि यह विमान निर्माण संयंत्र विमान क्षेत्र में निर्माण संयंत्र जो है ये विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें से एक है राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 की घोषणा करना। इसमें क्या शामिल है? इसमें उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत जो है मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को फिर से चालू करके सेवा से वंचित तथा बहुत कम सेवा प्राप्त हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने 8 हवाई अड्डों को 8 हवाई अड्डों को लंबी अवधि की लीज पर दिया है। ये हवाई अड्डे संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से लीज पर दिए गए हैं। नागर विमान मंत्रालय ने रख रखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार सेवाओं के लिए खुली निविदाओं का प्रयोग के माध्यम से भूमि को पट्टे पर देने की घोषणा की है। भारत में नागर विमान क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत का विमान क्षेत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि भारत अपने हवाई अड्डों की क्षमता के माध्यम से वर्ष 2023 तक वार्षिक 1 अरब यात्राओं या ट्रिप्स का संचालन करने में सक्षम हो सकेगा। भारतीय विमानन उद्योग में निजी एयरलाइनों का वर्चस्व है। इनमें कम लागत वाले एयर कैरियर शामिल हैं, इससे हवाई यात्रा वहनीय हो गई है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC आतंकवाद विरोधी समिति CTC ने दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया है। देखिए है क्या कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति UNSC CTC की एक विशेष बैठक भारत में आयोजित की गई। यह बैठक दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ समाप्त होती है। घोषणा में क्या बातें कही गई हैं? पहला, डिजिटल आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गैर बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का नया सेट जारी किया जाए। दूसरा, आतंकवादियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे भुगतान प्रौद्योगिकियों एवं ड्रोन आदि के दुरुपयोग को रोका जाए। तीसरा, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोका जाए। ऐसा करते समय मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। महिला संगठनों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं आदि सहित नागरिक समाज के साथ संपर्क बढ़ाया जाए। आतंकवाद विरोधी समिति की बात करें CTC के बारे में तो CTC आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने UNSC के संकल्प 1373 वर्ष 2001 के माध्यम से की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित किया गया था। इस समिति ने UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं। कौन कौन से 15? 5 जो स्थायी होते हैं, 10 जो अस्थायी होते हैं 2-2 साल के लिए। कार्यादेश मैंडेट्स क्या है इसके? इसे स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय हर स्तरों पर देशों की कानूनी और संस्थागत आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। इन कदमों में क्या शामिल है उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करना, आतंकवादियों को सुरक्षित शरण देने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, आतंकवादी समूहों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता को रोकना इत्यादि। संकल्प 1535 2004 के तहत आतंकवाद विरोधी समिति कार्यकारी निदेशालय CTAD की स्थापना की गई थी। यह CTC के काम में सहायता प्रदान करता था। आगे बात करते हैं व्यावसायिक निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट LEO अर्थव्यवस्था का विकास। तो देखिए हाल ही में वन वेब ने 36 उपग्रहों को LEO लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया। इन उपग्रहों का प्रक्षेपण भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा है। हालांकि इसकी ऊंचाई 160 किलोमीटर जितनी कम भी हो सकती है। कक्षा वह वक्रीय पक्ष है जिस पर अंतरिक्ष में कोई पिंड जैसे कोई तारा, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह या अंतरिक्ष यान
गुरुत्वाकर्षण कारण किसी अन्य पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद पिंडों पर वायुमंडलीय खिंचाव कर्षण का प्रभाव भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों, विशेष रूप से तापमंडल अर्थात थर्मोस्फीयर के भीतर रहते हैं। एलईओ का महत्व क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट का महत्व क्या है? देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में गतिमान उपग्रहों के पास एक अन्य कक्षाओं की तुलना में अधिक मार्ग उपलब्ध होते हैं, जो इससे उच्चतर कक्षाएं हैं। इसका उपयोग उपग्रह से चित्र लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के निकट होने के कारण हाई रेजोल्यूशन तस्वीर प्राप्त की जा सकती है। इस कक्षा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए भी किया जाता है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहाँ आने में और यहाँ से जाने में कम दूरी तय करनी पड़ती है, और इससे यह अंतरिक्ष यात्रा आसान हो जाती है। चुनौतियाँ क्या हैं? तो देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद कोई अकेला उपग्रह दूरसंचार जैसे कार्यों के लिए कम उपयोगी होता है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से चक्कर लगाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष मलबे की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। अन्य कक्षाएं भी हैं, जैसे कि भूस्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की तरह भूमध्य रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह ठीक पृथ्वी की समान गति से ही परिक्रमा करते हैं। इससे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रह जो होता है वो एक निश्चित स्थिति में स्थिर प्रतीत होता है, और यह पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। भू स्थिर कक्षा। मध्यम भू कक्षा की बात करें तो इसमें लियो और जियो अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, इनके बीच कक्षाओं की विशेष श्रृंखला शामिल होती है। इसे आमतौर पर नेविगेशन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्रुवीय कक्षाएं और सूर्य तुल्यकालिक कक्षाएं। उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरते समय पश्चिम से पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर परिक्रमा करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की कक्षा है। इसका उपयोग उपग्रहों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों पर। तो इसमें पहला है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में, 1951 के बारे में। तो देखिए, हाल ही में ध्यान रखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को मंजूरी प्रदान की है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे। पहला, अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद में उन आधारों का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। इन आधारों में क्या शामिल था? भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा इत्यादि। अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित करने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया था, और संविधान में 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31A को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को शामिल करने का उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। आगे बढ़ते हैं काला नमक चावल के बारे में। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IAPRE ने काला नमक चावल की बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया। इसका नाम क्या है? इनका नाम है, जो 2 बौनी किस्में हैं, पहला है पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652। ये किस्में लॉजिंग की समस्या का समाधान करती हैं। लॉजिंग क्या होता है? लॉजिंग मतलब होता है खेती में अत्यधिक जल भराव व तेज हवा के कारण जो तने उसके होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने से फसल का झुक जाना, या टूट जाते हैं या झुक जाते हैं, इससे फसल को नुकसान होती है। काला नमक चावल के बारे में बात करें तो इसे बुद्ध चावल के रूप में भी जाना जाता है। यह काला नमक चावल एक सुगंधित एवं एक असामान्य काले भूसे के साथ बेहतरीन और छोटे दाने वाले चावलों में से एक है। यह आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है। चावल की यह किस्म अल्जाइमर को रोकने में भी मदद कर सकती है। वर्ष 2013 में इसे भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस। ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस एक अध्ययन के अनुसार हर्ब्स अर्थात ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस मानव जीनोम के लगभग 8% का निर्माण करते हैं। अब यदि हम ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस के बारे में बात करें तो ये पूर्व रेट्रोवायरल
संक्रमण के फुटप्रिंट को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें जीवाश्म वायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस क्या होता है? यह एक ऐसा वायरस है जिसमें आनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए के बजाय आरएनए होता है। उदाहरण के लिए एचआईवी वायरस, इसमें आरएनए होता है। ऐसे वायरस अगली पीढ़ियों को क्रमिक पीढ़ियों से विरासत में प्राप्त होते हैं। यह भी संभव कि इनसे कुछ पीढ़ियों को जैविक लाभ भी मिलता है। हालांकि कई हर्ब्स अर्थात ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रोवायरस को कैंसर और ऑटोइम्यून जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे बात करते हैं डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस के बारे में। तो शोधकर्ताओं के अनुसार डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस सूक्ष्मजीव मंगल ग्रह की सतह के नीचे 280 मिलियन वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। बहुत लंबा टाइम है। डायनोकोकस रेडियोड्यूरेशंस के बारे में बात करें तो इसे कॉनन द बैक्टीरियम नाम से जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मजीवों में से एक है। यह एक ऐसी किसी भी विकिरण में जीवित रह सकता है जो किसी भी अन्य रूप में जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसमें अत्यधिक सुस्तता, पराबैंगनी प्रकाश, अम्लीय परिस्थितियों आदि का सामना करने की क्षमता होती है डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस सूक्ष्मजीव को। इसे एक बाध्य वायुजीवी केमो ऑर्गन हेटेरोट्रॉफ के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि यह कार्बनिक पदार्थों वाले यौगिकों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिकल सेल एनीमिया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सिकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए कम लागत वाली विधि तैयार की है। तो ध्यान रखिएगा, किसने तैयार की है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो यह रोग एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन आपस में आबद्ध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यह आरबीसी के आकार को प्रभावित करता है। आरबीसी आमतौर पर गोल और लचीली होती हैं, इसलिए वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से गतिशील हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया में कुछ आरबीसी स्किल या दरांती या अर्धचंद्राकार हो जाती है, जैसा कि चित्र में ये दिखाया गया है, और ये कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जो रक्त प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकती है। आगे बात करते हैं करक्यूमिन के बारे में। करक्यूमिन क्या है? तो देखिए, शोधकर्ताओं ने मवेशियों में मेस्टाइटिस रोग के खिलाफ करक्यूमिन कंपाउंड द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने की क्षमता को मान्यता प्रदान की है। मेस्टाइटिस एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो दुधारू पशुओं की स्तन ग्रंथि और थन उत्तक में गंभीर सूजन का कारण बनती है। करक्यूमिन के बारे में बात करें तो यह करकुमा लोंगा पौधे से अलग किया गया एक वर्णक है। इसे आमतौर पर हल्दी के रूप में जाना जाता है या इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। हल्दी जो है अदरक परिवार का एक प्रकंद शाकीय 12 पौधा है। यह एक शक्तिशाली प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट और मुक्त प्रबल सफाई करता है। इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल में, इसमें फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है। देखिए, अभी हाल ही में नलगे नामक तूफान के कारण फिलीपींस में आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई हैं। इसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं और कई लोग लापता हुए हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप समूह राष्ट्र है। इसमें 7000 से अधिक द्वीप हैं। यह दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस सागर, स्लेप सागर और सुलू सागर से घिरा हुआ है। आप जब मैप में देखेंगे, यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है मैप में, तो आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका दक्षिण चीन सागर है ये, और यहीं पे आपका दक्षिण चीन सागर के बाद यहाँ पे आपका सुलू सागर है, और इधर आपका जो है यहाँ पर आपका, एक सेकेंड, सुलू सागर है, स्लेप सागर है। ये सुलू सागर यहाँ पे स्लेप सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है, इधर आपका फिलीपींस सागर है। इससे ये घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए, इसकी तटरेखा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तटरेखा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 36,290 किलोमीटर। यह इंडोनेशिया, चीन, जापान, पलाऊ, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, और यह किसी भी देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता है। मतलब हर तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं में देखें तो उच्चतम बिंदु इसका माउंट एपो है,
और सबसे गहरा बिंदु कहाँ पे है? फिलिपीन ट्रेंच की गैल्थिया गहराई या एमडेन डीप में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।